हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं बड़ा ही खतरनाक सेशन, बड़ा ही चुम्मेश्वरी सेशन। आज हम लोग देखने वाले किसके बारे में, आज हम लोग देखने वाले 30 ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में कल को आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के भी लाया हूं, 4 नंबर के भी लाया हूं, 6 नंबर के भी लाया हूं। ठीक है, बहुत 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 ज्यादा सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि एमसीक्यूज अपन ने सुबह कर लिए, इसमें कार्टून्स नहीं है क्योंकि कार्टून्स अपन ने कर लिए, इसमें पैसेजेस नहीं है क्योंकि पैसेजेस अपन ने कर लिए। अपन सिर्फ यहां पर फोकस करेंगे ऐसे 30 क्वेश्चंस पे जो कि पेपर में आप लोगों को कल देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उन सब के ऊपर अपन ध्यान देंगे। हेलो सर, आई एम फ्रॉम लद्दाख। बहुत बहुत लद्दाख वालों को मेरा प्यार, पूरे के पूरे इंडिया वालों को मेरा प्यार बहुत सारा। सबसे पहली चीज, क्या घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। मोइन भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करो ताकि बहुत सारा बच्चा है जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक भी करो। गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से बहुत सारा गुड इवनिंग, बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारा राधे राधे, बहुत सारा राम राम, बहुत सारा हग मेरी तरफ से। और बहुत 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 बढ़िया सेशन रहने वाला है, बहुत प्यारा सेशन रहने वाला है। याद रखो, ये हमारी आज आखिरी शाम है और आखिरी शाम को ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा 8 बजे और फिर कल सुबह 4:30 बजे मिलने वाले अपन। हाँ कि ना, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सर मेरा नाम ले लो, जिया तुम्हारा नाम ले लिया। आइए देखते हैं हमारे पास आज सबसे पहला क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जरा देखो किस बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, जैसा यहां पर आंसर लिखा गया है वैसा ही आंसर आप लोगों को लिख कर आना है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि एज इट इज, लेकिन लाइंस ऐसी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन देखो जरा क्या है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनलिज्म। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, सपोर्ट योर स्टैंड विद 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो ये क्या बता रहा है कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब आइसोलेशनलिज्म नहीं होता है। ठीक है, 2 चीजें सुनो। नॉन अलाइनमेंट ना तो आइसोलेशनलिज्म है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना ही एक आइसोलेटेड मूवमेंट है, ना ही आइसोलेशनलिज्म को दिखाता है और ना ही न्यूट्रलिटी को दर्शाता है। सर क्या डिफरेंस है इसमें दोनों में, न्यूट्रलिटी आइसोलेशनलिज्म। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। आइसोलेशनलिज्म का मतलब होता है क्या, दुनिया के पॉलिटिक्स से दूर रहना, टू बी अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन हम लोग तो देखते हैं कि नैम वाली कंट्री जो है वर्ल्ड अफेयर से दूर नहीं रहती है। नैम वाली कंट्रीज वर्ल्ड अफेयर से दूर नहीं रहती है। हाँ कि ना, कहीं पर भी लड़ाई हो रही है नैम वाली कंट्रीज पहुंच जाती है, क्या करवाने के लिए, शांतता लाने के लिए। बोलो हाँ कि ना। दूसरी तरफ न्यूट्रलिटी का मतलब होता है क्या, टू बी अवे फ्रॉम वॉर। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो नैम वाली कंट्रीज थी कभी भी वॉर से अवे नहीं रहेगी, टू बी अवे फ्रॉम वॉर। तो नैम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ना ही आइसोलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना ही न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। रिंकी गुड इवनिंग, बहुत सारा तुम्हें। देखो अब कैसे लिखना है इस आंसर को। सबसे पहले ये पूछ रहा है डू यू एग्री, तो पहले एग्री करो कि हाँ भैया हम मान रहे हैं तुम्हारे स्टेटमेंट को। क्या बोल रहा है ये, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी इक्वेटेड एज अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म ऑन द 2 बेसिस। ये बोल रहा है कि नॉन अलाइनमेंट को हम लोग आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं मान सकते। 2 रीजन दे रहे इसके अपन। क्या रीजन दे रहे, नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से दूर रहना। और नैम वाली कंट्रीज वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहती थी। अगर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से दूर रहती तो 1947 में या मार्च 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते क्या नहीं करवाते। बोलो हाँ कि ना। अगर नैम वाली कंट्रीज किससे दूर रहती, अगर नैम वाली कंट्रीज दूर रहती वर्ल्ड अफेयर से तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नहीं करवाते, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते जकार्ता में। बोलो हाँ कि ना। अगर नैम वाली कंट्रीज आइसोलेटेड रहती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1950 से लेकर 1953 तक चलने वाला जो कौन सा वॉर था, कोरियन वॉर था उसमें इंटरवीन नहीं करते। तो सब डायरेक्टली हम लोग क्या पता चल रहा है कि नैम एक ऐसा मूवमेंट है या नैम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, नैम एक ऐसा क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जो ना तो न्यूट्रल है और ना ही आइसोलेटेड है। एग्जाम्पल हम लोगों ने दे दिया, इट सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बोल रहा है कि आइसोलेशनलिज्म तो हम लोगों को देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिसने क्या करा था, जिसने 1787 से लेकर 1914 तक
ये वर्ल्ड अफेयर से दूर था। किससे दूर था? वर्ल्ड अफेयर से दूर था। वर्ल्ड अफेयर से दूर रहने का मतलब क्या? वर्ल्ड अफेयर से दूर रहने का मतलब ये है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दोबारा एंट्री होती है इसकी दुनिया में। समझ में आया कि नहीं? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है तो बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी जल्दी से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है। अनु ठाकुर कह रही है सर जी बताइए क्लियर है वाला, ये वाला क्लियर है तो जल्दी जल्दी से अपने गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ। 1025 बच्चा देख रहा है और लाइक है सिर्फ 474। फटाफट फटाफट से लाइक करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं अपन और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कैसा है। सर ये तो कोल्ड वॉर वाले चैप्टर का है ना? नहीं, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साथ भी और इंडिया फॉरेन रिलेशन के साथ भी ये क्या करता है? मैच खा जाता है। क्लियर? चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डू यू एग्री विद द ओपिनियन दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब? एलैबोरेट योर आंसर विद 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? ध्यान सुनना। ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो रिच कल्चर है क्या वो खराब होते जा रहे हैं? क्या वो मिटते जा रहे हैं? क्या दुनिया भर का एक जैसा कल्चर होता जा रहा है? ठीक है, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डू यू एग्री विद द ओपिनियन दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब? पूरे दुनिया में जितने रिच कल्चर्स है वो खत्म होते जा रहे हैं। एलैबोरेट योर आंसर विद 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ये बोल रहा है कि 2 सुटेबल आर्ग्यूमेंट दो और अपना आंसर दे दो। ठीक है, देखो जरा पहला आर्ग्यूमेंट, द क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये क्या स्टार्ट कर रहा है? क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के नाम से ये कह रहा है कि जो लोग ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, है ना, द क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव दैट दिस प्रोसेस पोज अ थ्रेट टू रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड. इट डज सो बिकॉज इट लीड्स टू द राइज ऑफ अ यूनिफॉर्म कल्चर और कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ध्यान सुनना क्या बता रहा है ये बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है कि भैया ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे दुनिया का सेम कल्चर हो जाता है, पूरे दुनिया का यूनिफॉर्म कल्चर हो जाता है, पूरे दुनिया का यूनिफॉर्म कल्चर, पूरे दुनिया का सेम कल्चर, पूरे दुनिया का यूनिफॉर्म कल्चर, पूरे दुनिया का सेम कल्चर होने, इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? कल्चरल होमोजेनाइजेशन. अगर आज से तुम लोग 25, 30, 40 साल पहले चले जाओ तो कोई भी बंदा ऐसे डेनिम की जैकेट पहन के पढ़ाता नहीं था. कोई भी बंदा ऐसे, क्या तुम जैसे बैठे हो ना, सारे के सारे टी शर्ट्स में, लोअर्स में कोई नहीं बैठता था. सब लोग क्या पहनते थे? कुर्ता पैजामा, धोती, लुंगी. समझ में आ गया? और लड़कियों की बात करें तो साड़ियां पहनती थी या फिर सूट सलवार पहनती थी, कोई भी शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनती थी. ठीक है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सारे के सारे लोग एक जैसा कल्चर फॉलो करते हैं. उसी चीज को अपन क्या कहते हैं? कल्चरल होमोजेनाइजेशन. तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसको? ग्लोबलाइजेशन को. द क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव दैट दिस प्रोसेस पोज अ थ्रेट टू कल्चरल हेरिटेज. हमारा कल्चर खराब होता जा रहा है इसकी वजह से. इट डज सो बिकॉज इट लीड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर. क्योंकि पूरी दुनिया में कैसा कल्चर आ रहा है? यूनिफॉर्म, एक जैसा कल्चर हो रहा है. और इसी को अपन कहते हैं कल्चरल होमोजेनाइजेशन. द राइज ऑफ दिस यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर. ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ग्लोबल कल्चर नहीं होता. यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ग्लोबल कल्चर नहीं होता. सर क्यों? यूनिफॉर्म कल्चर का मतलब ग्लोबल कल्चर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो कल्चर है ये हमारे पे थोपा जा रहा है. वेस्टर्न कंट्रीज ये वाला कल्चर हमारे पे थोप रही है क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है. द राइज ऑफ दिस यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ अ ग्लोबल कल्चर. व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इज द इंपोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वेस्टर्न कल्चर हमारे पे थोपा जा रहा है. क्लियर है? आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है. द कल्चर ऑफ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन द लेस पावरफुल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेस इट टू बी. और ये बोल रहा है क्या? ग्लोबलाइजेशन में होता ही ऐसा है. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में वो कंट्री जो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा क्या है? डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, वो क्या करता है? इट लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन द लेस पावरफुल सोसाइटी. वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? लेस पावरफुल सोसाइटी को. सर लेस पावरफुल का क्या मतलब है यहां पर? लेस पावरफुल सोसाइटी का यहां पर मतलब है कि एक ऐसी सोसाइटी जो पॉलिटिकली उस कंट्री से वीक है, जो इकोनॉमिकली पैसों के मामले में उस कंट्री से वीक है. समझ में आया कि नहीं? एंड The world begins to look like the dominant power it wishes to be. और इसी वजह से दुनिया कैसे देखने को मिलती है? वैसे ही जैसे डोमिनेंट पावर दिखाना चाहता है. यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो धुर्राटे काट के आ जाएंगे. सर बताइए. सर मेल चेक करो. रुपेंद्र
मैं तुम्हें अपने मेल सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मैं अभी यहाँ पर भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? क्या भेज दूंगा? टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, टेंशन नहीं लेने का। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक टेंशन नहीं लेने का। डन है क्या? डॉली, गुड इवनिंग सर, डॉली इज हियर। हाय डॉली। चलिए आगे चले। सर अगर हम नेगेटिव आंसर लिख के आ जाएंगे, देखो क्वेश्चन कोशिश करना कि क्वेश्चन जो है ना उसको एग्री कर जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? क्वेश्चन के साथ जाने की कोशिश करना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने की कोशिश करना, क्योंकि अपने को नहीं पता कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो क्या क्या सोच के बैठा हुआ है। प्लस हमारे आंसर की से मैच भी करने चाहिए। क्लियर है? डन। चले आगे, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव डिफरेंट सोशल एंड प्रेशर ग्रुप्स रेजिस्टेड अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा आया, ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स और अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स किस तरीके से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में काम करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ते ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्यों बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है? हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ लेफ्ट विंग लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं और कुछ राइट विंग लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, लेफ्ट विंग वाले लोग कहते हैं कि भैया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से हम लोगों को प्रॉब्लम है, राइट विंग वाले लोग कहते हैं कि भैया हम लोगों को किससे, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से प्रॉब्लम है। वही लिखना है यहाँ पर, इंडियन सोशल फोरम के बारे में बताना है यहाँ पर, बस खत्म हो गया। देखो जरा क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज कम फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, देयर हैव बीन लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट to economic liberalization voiced through political parties as well as through forums like the Indian Social Forum। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है और कौन कर रहा है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो है, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग आवाज उठा रहे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में। इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि भैया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर rich becomes richer and poor becomes poorer। तो कौन आवाज उठा रहा है? ये उठा रहे हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज। और लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग कौन होते हैं सर? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी, एक्सेट्रा वाले लोग। ठीक है, और हमारे पास क्या है? इंडियन सोशल फोरम जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन सोशल फोरम में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विमेन, कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट, कोई भी सोशलिस्ट बंदा जा सकता है और आवाज उठा सकता है अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? दुनिया में वर्ल्ड सोशल फोरम है। क्लियर है? आगे देखिए क्या बता रहा है, ट्रेड यूनियंस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज दोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर्स इंटरेस्ट हैव ऑर्गेनाइज्ड मेनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल्स। अब ध्यान सुनो, ये क्या बोल रहा है? एमएनसीज आने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो फार्मर्स ने क्या करा? फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं हम लोगों को, ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में देखने को मिलते हैं, एंट्री ऑफ द एमएनसीज के अगेंस्ट में। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? तो जरा दिखाओ अपने फटाफट से गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बहुत डर लग रहा है, प्लीज ये बता दो ये क्वेश्चंस आएंगे क्या? देखो ये क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अलग बात है ना। बात यह है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बात यह है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बात यह है कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक पेपर हो नहीं जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिवम आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। डन, चले आगे, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। इंपॉर्टेंट, कल पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं? जरा देखो इसको। सर अगर ये क्वेश्चन कर ले तो मार्क्स आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे मार्क्स। ठीक है, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, तुम्हारे मार्क्स वैसे भी आने हैं। ठीक है, तुम्हारे 70 नंबर तक तो वैसे ही आने। अपन ये वाले सेशन कर ही इसलिए लिए ताकि आपने 70 के ऊपर आ जाए। ठीक है, 10 नंबर का गैप जो है वो खत्म हो। डन। देखो जरा क्या बता रहा है, एग्जामिन द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये बोल रहा है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के सबसे 2 बड़े रीजंस क्या है? एक रीजन ये है कि भैया यूएसएसआर जो है वो क्या हो गया था? वो इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो गया था, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकली भी स्टैग्नेंट हो गया था। ठीक है, और दोनों चीजों को रिफॉर्म्स चाहिए थी। कैसे हुआ यही लिखना है हम लोगों को। देखो जरा क्या बता रहा है, द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर वर पॉलिटिकल लिमिटेशंस ऑफ द सोवियत सिस्टम। पॉलिटिकल लिमिटेशंस ऑफ द सोवियत सिस्टम मतलब पॉलिटिकली स्टैग्नेंट हो चुका है। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है, द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक? ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है, दूसरा पेन ले लूं क्या? थोड़ा तुम लोगों को इजी रहेगा समझने के लिए। कौन सा लूं? लाल ले लूं?
ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है ऑफिसर्स की ज्यादा चलने लग गई थी, ऑफिसर्स के कंट्रोल में जा रहा था यूएसएसआर, ठीक है। ऑफिसर्स के पास प्राइवेट जमीन होती थी, आम आदमी के पास नहीं होती थी। ऑफिसर्स के पास ज्यादा पावर होती थी, आम आदमी के पास नहीं होती थी। ऑफिसर बिना लाइन में खड़े हुए पैसे निकाल लाता था, ऑफिसर की चलती थी मतलब, और कोई उल्टा नहीं बोल सकता था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा है। द सोवियत सिस्टम बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। सर अथॉरिटेरियन का मतलब क्या है? अथॉरिटेरियन का मतलब है लीडर्स की चलने लग गई है, लीडर्स की चलने लग गई है, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस, और इसी वजह से सिटीजंस की लाइफ बहुत खराब हो गई। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन? इसमें अपन एक चीज लिख सकते हैं कि भैया इसके अगर मैं पॉइंटर्स निकाल के दूं तुम्हें तो क्या ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो गया था, एथॉरिटेरियन सिस्टम हो गया था, एथॉरिटेरियन, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग निकाले तो क्या? नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो डेमोक्रेसी, नो डेमोक्रेसी, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये पॉइंटर्स याद कर लो, ये पॉइंटर्स याद कर लो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर कल सुबह कितने बजे लाइव होगा? कल सुबह लाइव होऊंगा मैं कितने बजे? 4:30 बजे। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को, अच्छा मैं लास्ट में पूछता हूं, चलो। नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा और क्या हो सकता है सर? और जब ये लोग कुछ बोल नहीं पाते थे तो ये लोग क्या करते थे? जोक्स करते थे, कार्टून्स करते थे। सर जोक्स कार्टून्स कैसे करते थे ये लोग? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा है, मुझे बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही है ना, और करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बोल नहीं सकते कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ, तो कोई बंदा आता था और बोलता था कि भैया ये बताओ कि कैसा चल रहा है यूएसएसआर में, तो कहता अरे बहुत बढ़िया भाई, लाखों रुपए आ गया, ठीक है। तो सार्केज्म करते थे ये लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखो क्या बता रहा है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म्स। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल। ये बड़ा खतरनाक चीज है। अब देखो जरा, पहला पॉइंट में ये लिख दिया अपन ने, दूसरे पॉइंट में अपन ने लिख दिया क्या कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉन अकाउंटेबल, was या अनअकाउंटेबल टू द पीपल, अनअकाउंटेबल टू द पीपल। सर अनअकाउंटेबल का मतलब क्या है? अनअकाउंटेबल का मतलब है कि जवाबदेही नहीं है, लोग क्वेश्चन पूछते रहे मैं जवाब नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंटरनल वीकनेस है इनकी। दूसरी चीज क्या बोल रही है? मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत यूनियन नीडेड रिफॉर्म्स, द वन पार्टी सिस्टम। हाँ, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि भैया यहां पर वन पार्टी सिस्टम था, और ये जो वन पार्टी सिस्टम था, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रलाइज्ड रूल था। कैसा रूल था? सेंट्रलाइज्ड रूल। सर सेंट्रलाइज्ड रूल का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज्ड रूल का मतलब है 15 कंट्रीज का ग्रुप था यूएसएसआर, लेकिन इन 15 कंट्रीज को मॉस्को से चलाया जाता था, इन 15 कंट्रीज को मॉस्को से चलाया जाता था। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल लिमिटेशंस, कि पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम थी? ब्यूरोक्रेटिक हो गया था, ऑटोक्रेटिक हो गया था, डेमोक्रेसी नहीं थी, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। फिर अपन ने देखा क्या? वन पार्टी सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी जो चला रही थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रलाइज्ड रूल था, और हर चीज के ऊपर, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या था? इसका टाइट कंट्रोल था। इकोनॉमिक देखे, चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक लिमिटेशंस क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक लिमिटेशंस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी इयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगैन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम। अब जरा ध्यान सुनो क्या हो रहा है। यूएसएसआर बहुत ज्यादा पैसा लगाता था किस पे? यूएसएसआर बहुत ज्यादा पैसा लगाता था ऑन आर्म्स। क्यों? यूएसएसआर को आर्म्स रेस में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बराबरी करनी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओपन इकोनॉमी है, जिसकी वजह से इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। यूएसएसआर क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिसकी वजह से इसके पास लिमिटेड पैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यूएसएसआर क्या कर रहा है? यूएसएसआर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है अपना आर्म्स, एम्युनिशन, गन्स वगैरह बनाने में, ताकि वो बराबरी कर सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। दूसरा, यूएसएसआर क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है किस पे? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे। और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, ये सैटेलाइट स्टेट्स है। क्या है? इनको क्या बोला जाता है? सैटेलाइट स्टेट्स। और इनके साथ साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे भी लगा रहा है,
ठीक है। और इन दोनों चीजों की वजह से इसके ऊपर आ रहा है इकोनॉमिक बर्डन। क्या आ रहा है? इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, मतलब कंधे पे बोझ आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो, इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। यूएसएसआर पैसा है ना, आर्म्स के ऊपर पैसा लगा रहा है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर पैसा लगा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज बताओ सर, इंपॉर्टेंट चीज बताओ। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि देखो क्या बता रहा है, हाँ कंज्यूमर शॉर्टेजेस बता रहा हूं तुम्हें। 1970s से, लेट 1970s से यूएसएसआर की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। क्या हो गई? स्टैग्नेंट। मतलब अभी तक क्या था? अभी तक यूएसएसआर की इकोनॉमी फ्रॉम 1922 में बना ना यूएसएसआर, 1922 से इसकी इकोनॉमी अच्छी खासी बढ़ रही थी 1970s तक। और 1970s आते ही क्वेश्चन ये है कि सर आप फ्लो चार्ट क्यों बना रहे हो? इसलिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं, मान लो पेपर रह गया तुम्हारा लास्ट में, ठीक है, तो क्या ऐसे बना के दिखा देना, सामने वाले को समझ में आ जाए, फ्लो चार्ट बना के दिखा देना। समझ में आ रहा है? सर सैटेलाइट स्टेट्स तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कहते हैं ना? नहीं, सैटेलाइट स्टेट्स कहते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, दोनों को इकट्ठा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब सीन क्या है कि 1970s से इसकी इकोनॉमी क्या होने लग गई? स्टैग्नेंट होने लग गई। तो क्या बता रही है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स। अब देखो, जब इकोनॉमी रुक गई है इसका मतलब पैसा नहीं आ रहा, और बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है आर्म्स एम्यूनिशंस बनाने में, बहुत सारा पैसा जा रहा है डेवलपमेंट में। किसके डेवलपमेंट में? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट में। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे क्या? हाँ सर, जा तो रहा है, समझ में आ गया। 1922 का ये हो गया, 1970 का ये हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही है। आगे ना, मान लो खाने के लिए इतना ही है, ठीक है, लेकिन खाने वाले मुंह हो गए 50। अब क्या होगा? शॉर्टेजेस होगी, कंज्यूमर शॉर्टेजेस। क्या होगा? कंज्यूमर शॉर्टेजेस होगी। और कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने की वजह से क्या हुआ? कंज्यूमर शॉर्टेजेस होने की वजह से लोगों के सैलरीज वगैरह खत्म होती चली जाएगी। देखो जरा क्या बता रहा है, economic stagnation for many years led to severe consumer shortages and a large section of Soviet society began to doubt and question the system। अब लोग डाउट करने लग गए, लोग क्वेश्चन पूछने लग गए सिस्टम को। The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenals, जो मैंने बताया वही, ठीक है, कि यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी का बहुत अच्छा खासा पैसा न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल्स बनाने में लगाता था। आर्सेनल्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बंदूकें, वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं। And the development of the satellite states in the Eastern Europe and within the Soviet system. This led to huge economic burden that the system could not cope with। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ गया था, जो कि अब सहन के बाहर हो गया था। और इसी वजह से मिखाइल गोर्बाचेव आता है, और इसी वजह से जब मिखाइल गोर्बाचेव आता है वो बात करता है कि इसकी रिफॉर्म्स की, 2 टाइप के रिफॉर्म्स बताओ जिसके बारे में मिखाइल गोर्बाचेव ने बताया था। जल्दी करो। और यहां तक सारी की सारी चीज समझ में आई है तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसने लाइक नहीं किया सेशन को जल्दी से लाइक भी करो। कलयुग कह रहा सर, व्हाट क्राइटेरिया हैज बीन सेट बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन आ रहा है वो, ठीक है, बाकी तुझे जल्दी है तो अभी करवा देता हूं। सर सुबह क्लास कितने बजे? सुबह क्लास मिलेगी आप लोगों को 4:30 बजे, 4:30। पेरिस्ट्रॉइक और ग्लासनोस्ट, आप लोगों का आंसर बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन द वेरियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक टू मेक अ टोटल ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म इन रशिया। अब देखो, इसने डायरेक्टली तुम्हें ये नहीं पूछा कि भैया शॉक थेरेपी बता दो, इसने डायरेक्टली तुम्हें नहीं पूछा कि शॉक थेरेपी बता दो, इसने घुमा दिया। इसने बोला कि भैया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या काम किए जिससे ट्रांजिशन आया फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। क्या पूछ रहा है? शॉक थेरेपी पूछ रहा है, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है, मेंशन द वेरियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक टू मेक अ टोटल ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म इन रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो पहले की यूएसएसआर, जो यूएसएसआर टूटा था, उसमें क्या क्या इन लोगों ने काम किया वो पूछ रहा है। द वेरियस स्टेप्स अंडरटेकन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन डाल दिया छोटा सा, अब पॉइंटर्स लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भैया सारी की सारी जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, अब उन सबको क्या बनना पड़ेगा? कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा। सारी की सारी सोशलिस्ट कंट्रीज को क्या बनना पड़ेगा? कैपिटलिस्ट बनना पड़ेगा। देखो क्या बता रहा है, ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच मेंट रूटिंग आउट
कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। इसका मतलब यूएसएसआर के टाइम पीरियड के जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे इन लोगों ने, जो कुछ भी इनका ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का चाहे पॉलिटिक्स का, वो सब तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब देखो यूएसएसआर में अभी तक क्या था, यूएसएसआर में डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैसी थी, यूएसएसआर में डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। बोलो ना, नहीं बोलोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, अरे बोलो। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कैपिटलिस्ट बनना है, और कैपिटलिज्म में डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी कैसी होती है, जरा लिख कर बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, इट meant that private ownership was to be the dominant pattern of ownership of property। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइवेट ओनरशिप को डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट एसेट्स, अब क्या हुआ, हर चीज बेची जाने लगी, हर चीज बेची जाने लगी, खास करके इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज तो थ्रो अवे प्राइसेस पे बेची है, इंडस्ट्रीज तो थ्रो अवे प्राइसेस पे बेची है, कोड़ियों के दाम बेची है, लाखों की करोड़ों की इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या कितनों में बेची थी, कितनों में, हजारों में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, द लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री, द लार्जेस्ट गैरेज सेल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है, इट मेंट दैट प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, देखो हर चीज को प्राइवेट करना है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कि भैया ये मान लो गवर्नमेंट है और ये मान लो क्या है, ये मान लो प्राइवेट बंदा है कोई। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में 50-50% के शेयर हो, 51-49% के शेयर हो, उसको बोलते हैं अपन कॉर्पोरेट। तो ये बोल रहा है कि भैया स्टेट एसेट्स तो खत्म कर रहे हैं हम लोगों को, कॉर्पोरेट ओनरशिप हो सकती है या प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, और डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्राइवेट ओनरशिप होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ कीर्ति बिल्कुल सही बोल रही है तू, लेकिन आगे आएगा वो। देखो इधर, collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture। अब ध्यान सुनो, यूएसएसआर में एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन चलता था, और यूएसएसआर में कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसने करवाया था, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसने करवाया था, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसने करवाया था, जोसेफ स्टालिन ने। किसने करवाया था, जोसेफ स्टालिन ने करवाया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यूएसएसआर में एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन खत्म कर दिया गया, एग्रीकल्चर को कर दिया गया प्राइवेट, एग्रीकल्चर को कर दिया गया प्राइवेट। तो क्या बोल रहा है, कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट वाज नाउ टू बी एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड। ठीक है, और अब क्या बोला जा रहा है कि भैया अब डेवलपमेंट अगर करना है तो डेवलपमेंट डिपेंड करेगा अब किस पे, ट्रेड पे। यूएसएसआर कैसा था, यूएसएसआर था क्लोज्ड इकोनॉमी, यूएसएसआर क्लोज्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता था, इसको जरूरत ही नहीं थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की। लेकिन अब क्या बोला गया कि भैया अब तुम्हें अगर डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट वाज नाउ टू बी एनविसेज्ड थ्रू मोर ट्रेड, तो ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटलिस्ट बन गया अब तुम। एंड thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment FDI were the main engines of change। और ये क्या बोल रहा है, foreign direct investment वगैरह क्या था, main engines of change था। चलो यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है, तो जरा दिखाओ मुझे अपने कंधे कंधे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से चैप्टर का है ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बोलो हाँ कि ना। ये कालयुग पूछ रहा है कि सर व्हाट क्राइटेरिया हैज बीन सेट टू, अरे तू एक ही क्वेश्चन पूछता जाएगा, चल तेरे लिए क्वेश्चन का आंसर देता हूं। चल कलयुग तेरे लिए क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये बंदा पूछ रहा है कि सर क्या क्या क्राइटेरिया सेट करा गया अगर किसी बंदे को हम लोगों को क्या बनाना है, हम लोगों को बनाना है यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर। ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं लेकर भी आया हूं ये, लेकिन देखो जरा नहीं दिख रहा, येलो ले लो। ठीक है सर, चलो तो ये क्या बता रहा है, यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर अगर किसी को बनाना है तो उसके पास कुछ कुछ चीजें चाहिए, जैसे जैसे वो कंट्री रिस्पेक्ट करता हो डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी की क्या करता हो वो कंट्री रिस्पेक्ट करता हो। दूसरा क्या, पॉपुलेशन अच्छी खासी हो, पॉपुलेशन अच्छी खासी हो। तीसरा क्या, अरे बोलो, इकोनॉमिक पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो। ठीक है, चौथा मिलिट्री पावर हो,
मिलिट्री पावर हो। पांचवा, यूनाइटेड नेशंस के बजट में, यूनाइटेड नेशंस के बजट में क्या अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता हो, कंट्रीब्यूशन हाई हो। ठीक है। छठे नंबर पे क्या इकोनॉमिक पावर उसके आने से, है ना, उस कंट्री के ज्वाइन होने से, उस कंट्री के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने से, ज्वाइन होने से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव लगनी चाहिए। और क्या, ज्योग्राफी, उसके पास अच्छी खासी ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, अच्छा खासा ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक है। ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करता हो, ह्यूमन राइट्स की क्या करता हो, रिस्पेक्ट करता हो। यही है, यही है। ये बताओ इंडिया में ये गुण है क्या? हाँ, न्यूक्लियर पावर हो जरूरी नहीं है, न्यूक्लियर पावर हो जरूरी नहीं है। न्यूक्लियर पावर अपने पास मिलिट्री पावर में ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो अपन क्या हो सकते हैं, इंडिया, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया बन सकता है ना, या पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि क्या इंडिया को बनाया जाना चाहिए क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हाँ इंडिया को बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है और पूरी दुनिया मानती है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज क्या, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर 2 इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया में, चाइना से भी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन। इकोनॉमिक पावर की अगर बात करें तो दुनिया की क्या चौथी नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो दुनिया की, अच्छा इकोनॉमिक पावर की बात करें दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और मिलिट्री पावर की बात करें तो दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है। डाइवर्सिटी, एग्जैक्टली डाइवर्सिटी, है ना। वैसे वो डाइवर्सिटी इसमें ही आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, लेकिन मैं लिख देता हूं चलो तुम्हारे लिए अलग से, डाइवर्सिटी हो। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस के बजट में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता हो। इंडिया नहीं करता, इंडिया थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इंडिया कहता है कि भैया हम टाइम पे कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लेट नहीं होते कंट्रीब्यूशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्वाइन करने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव लगेगा कि ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। क्यों नहीं लगेगा रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर क्या बता रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया हो। अरे भैया हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास घाट भी है, हमारे पास नदी भी है, हमारे पास समंदर भी है, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी है, हमारे पास इनलैंड एरियाज भी है, हमारे पास प्लेन एरियाज भी है, हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है ना, डेजर्ट एरिया भी है। अरे बोलो बाबा, क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पे चले। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर तो जरा दिखाओ मुझे अपने कंधे कंधे से अंगूठे, बोलो कि हाँ सर क्लियर छे, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं छे, शुभ मंगल सावधान। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बता रहा है, हाईलाइट द क्रूशियल इश्यूज ओवर विच अ ब्रॉड कंसेंसस हैव इमर्ज्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब ध्यान सुनो, ये ब्रॉड कंसेंसस सुन के ना बच्चे पागल हो जाते हैं, सर पता नहीं क्या पूछ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पूछ रहा है, मैं छोड़ के आ गया सर ये। अरे बकवास क्वेश्चन है ये, और 6 नंबर में आता है, हो सकता है कल देखने को मिले तुम्हें। और रिसेंट डेवलपमेंट का, और रिसेंट डेवलपमेंट से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा बता रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिसेंट डेवलपमेंट से ये वाला क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि ब्रॉड कंसेंसस बताओ। ब्रॉड कंसेंसस का क्या मतलब है? ब्रॉड कंसेंसस का मतलब ये है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग आइडियोलॉजीज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर वो लोग इकट्ठा आते हैं और उन बातों को मानते हैं। जैसे कि ओबीसी रिजर्वेशन, अब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि भैया ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी पॉलिसीज, सब लोग कहते हैं कि भैया सबको दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो लिखना है इसमें, देखो जरा कैसे लिखते हैं। द कंसेंसस कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। ये बोल रहा है कि ये कंसेंसस जो है इसमें 4 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट, फर्स्ट एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। सारे के सारे लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्या करते थे, क्या करते हैं आज के टाइम पीरियड में, सारे के सारे लोग एग्री करते हैं कि एलपीजी की पॉलिसीज होनी चाहिए, क्योंकि एलपीजी या ओपन डोर पॉलिसी की वजह से, या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से, या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म्स की वजह से इकोनॉमी भागती है, इकोनॉमी राइज करती है, इकोनॉमी भागती है। क्लियर है? पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो 6 नंबर के लिए। मान लो 4 नंबर में है तो ऐसा लिख दो, और अगर 6 नंबर में है इसी को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि बता दो, इट वॉज इनिशिएटेड बाय राजीव गांधी, है ना, इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय पीवी नरसिम्हा राव, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज हु, सरदार मनमोहन सिंह। इसके साथ साथ क्या बता दो, इसके साथ साथ बता दो कि many political parties criticized the Indian National Congress government when they implemented the what new economic reforms, etc etc, but today everyone agrees upon what, upon the new economic reforms। ये तो बताना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या बता रहा है, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट।
बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन के बारे में मंडल इशू एक्सप्लेन कर दो इसमें पूरा की पूरा कि बीपी मंडल कमीशन कब आया था, 1978 में आया था। बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, 1980 में आई थी। बीपी मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कब करा गया, 1990 में इंप्लीमेंट करा गया, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट करा गया और वीपी सिंह के प्राइम मिनिस्टर की शिफ्ट के टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट करा गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा तो ये क्या बता रहा है, सेकंड एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। इसके ऊपर सारे के सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सब लोग कहती है कि भाई रिजर्वेशन देनी चाहिए। तीसरा, थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब हम सबको पता है कि 1989 से कॉलिशन एरा स्टार्ट हुआ था। कौन सा एरा? कॉलिशन एरा स्टार्ट हुआ था। सर कॉलिशन एरा का मतलब क्या है? कॉलिशन एरा का मतलब गठबंधन का टाइम पीरियड, गठबंधन का जमाना स्टार्ट हुआ था। और गठबंधन के जमाने में जब तक रीजनल पार्टीज तुम्हारे साथ नहीं जुड़ती या स्टेट लेवल पार्टीज तुम्हारे साथ नहीं जुड़ती तब तक तुम पावर में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल, 1991 में इलेक्शंस हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सीट्स कितनी? सिर्फ और सिर्फ 244। ठीक है, चाहिए कितनी थी? 272। ठीक है, किसने सपोर्ट करा के? एक रीजनल, एक स्टेट पार्टी ने जिसका नाम था द्राविड़ा मुन्नेत्रा कझगम। पहले क्या होता था? पहले के टाइम पीरियड में कांग्रेस जैसी पार्टीज, बीजेपी जैसी पार्टीज जो नेशनल पार्टीज होती थी, ये स्टेट पार्टीज को कुछ समझती नहीं थी। नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच में बहुत गैप होता था, है ना। ये लोग चौड़े होकर चलते थे ऐसे ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही कोalition एरा स्टार्ट हुआ, जैसे ही कोalition एरा स्टार्ट हुआ तो रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज के बीच का गैप कम हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया तुम रीजनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या बता रहे? थर्ड, एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अब मानना पड़ा कि भैया स्टेट लेवल पार्टीज को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर्स देनी पड़ेगी, वरना फिर अपन सरकार में नहीं आएंगे। चौथा, फोर्थ पॉइंट, एम्फोसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस। प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस का मतलब क्या होता है? लॉजिकल कंसिडरेशंस। सर एग्जांपल दो, समझ में नहीं आ रहा प्रैग्मेटिक क्या होता है। ध्यान से सुनो क्या होता है। मान लो मैं हूं लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला बंदा, तुम हो राइट आइडियोलॉजी वाले बंदे। समझ में आया कि नहीं? हमारी दोनों की आपस में बनती नहीं, इतनी नहीं बनती कि हम तो बात भी नहीं करते। मैं हूं प्रो पुअर, मैं बस गरीबों की बात करता हूं। तुम सारे के सारे हो क्या? प्रो रिच। क्या हो? प्रो रिच। ठीक है, राइट आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी, अपनी बात ही नहीं हो रही क्योंकि मैं गरीबों का मसीहा हूं, तुम अमीरों के गुलाम हो। आया कि नहीं आया समझ में? दोनों का सिस्टम एक अलग है। समझ में आया कि नहीं? और पहले लोग आपस में बात नहीं करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, आइडियोलॉजी को ज्यादा महत्व देते थे। लेकिन 1989 के बाद सिस्टम चेंज। अब लोग क्या कह रहे हैं? अब लोग कह रहे हैं कि भैया आइडियोलॉजी गई भाड़ में। आइडियोलॉजी कहां गई? भाड़ में। हम तो क्या करेंगे? पावर में आना है। तो अब पावर में आने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? इकट्ठा आ रहे, चाहे सामने वाले की आइडियोलॉजी मान रहे हो चाहे ना मान रहे हो, यही बता रहा है ये। फोर्थ, एम्फोसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रेदर देन आइडियोलॉजिकल पोजीशंस एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। चाहे तुम लोग उस आइडियोलॉजी के साथ क्या करते हो, चाहे तुम उस आइडियोलॉजी को मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन पावर में आने के लिए इकट्ठा आ रहे हो। आगे ना, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कब, जब 1989 की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है। तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में होता क्या है? ये है कौन? वीपी सिंह जनता दल से। ठीक है, और जनता दल के पास तो मेजोरिटी थी नहीं, तो सपोर्ट करने के लिए कौन आया? सपोर्ट करने के लिए आई भारतीय जनता पार्टी, राइट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी, राइट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी। और दूसरी तरफ से कौन आया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी। तो अब लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी रख दी बाजू में और अब पावर में कैसा आना है ये सोचने लग गए लोग। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर इंडिजिनस पीपल्स का बारे में बता दो। हाँ बताता हूं अभी। पैब्लो डन, बोलो। हाँ कारज बिल्कुल सही है तुम्हारा। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारे पास क्या है। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड इलेक्शन कमीशन कन्फ्रंट व्हाइल होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग 6 नंबर में है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट 6 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए इसको करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? गुड। इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कितनी सारी? बहुत सारी। देखो जरा कौन सी। द प्रॉब्लम्स दैट द इलेक्शन कमीशन कन्फ्रंटेड व्हाइल होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एज फॉलोज। पहला, होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन। सबसे पहला क्या कि भैया इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम ही यह था कि डिलिमिटेशन कमीशन बनानी है। क्या बनाना है? डिलिमिटेशन कमीशन बनानी है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन करता है। मतलब क्या? मतलब इलेक्टोरल बाउंड्रीज बनाता है। क्या करता है?
इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाता है। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इंडिया का साइज देखो ना बाबा, इंडिया का साइज देखो कितना बड़ा साइज है, 3.8 मिलियन कुछ स्क्वायर किलोमीटर है ना। अरे बोलो ना, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, द प्रॉब्लम्स दैट द इलेक्शन कमीशन कन्फ्रंटेड वर एज फॉलोज, होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दिस टास्क टूक अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारा खर्च हो गया। दूसरा, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल रोल्स भी तो बनाने। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब हर वो बंदा जो एलिजिबल था, हर वो बंदा जो एलिजिबल था वोट देने के लिए, एवरी बंदा विच हु वाज एलिजिबल टू वोट, मतलब हर वो बंदा जिसकी एज उस टाइम पीरियड में कितनी थी, 21 साल से ऊपर की थी, वो वोट दे सकता था। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे, ठीक है। उन सब का नाम लिखना था इलेक्टोरल रोल्स में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल्स। व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रोल्स वाज पब्लिश्ड, नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वीमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जब पहला इलेक्टोरल रोल आया तो पहले इलेक्टोरल रोल में ऑलमोस्ट 40 लाख औरतों का नाम ही नहीं था, 40 लाख वीमेन का नाम ही नहीं था। सर इनको कैसे पता चला 40 लाख वीमेन का नाम नहीं था? अरे 40 लाख वीमेन का नाम था इसमें, लेकिन कैसा नहीं था, ठीक है। 40 लाख वीमेन का नाम था कि भैया अब्दुल की मम्मी है ना, किसकी, रसूल की चाची, ठीक है, क्या किसकी, आमन की बीवी, रामदास की बहू, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, सो इट हैड टू बी प्रिपेयर्ड अगेन, और इसी वजह से इसको दोबारा बनाना पड़ा। इसमें भी टाइम लग गया, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने में टाइम लग गई, और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ किस चीज में टाइम लगा, उसके साथ साथ ये इलेक्टोरल रोल्स बनाने में टाइम लग गया। आगे आते तीसरा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। कितने करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, और 3200 एमएलएस और 489 लोकसभा के मेंबर्स हम लोगों को चूज करने थे, ठीक है। ये 3200 है बाबा ये, ठीक है। 3200 हम लोगों को एमएलएस चूज करने थे, और एमपीस कितने चूज करने थे हम लोगों को 489 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करने थे, ठीक है। 489 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। इन सब लोगों में से 17 करोड़ लोग थे, 17 करोड़ में से सिर्फ 15% लोग, 15% पीपल वर लिटरेट, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन देयरफॉर हैड टू थिंक अबाउट सम स्पेशल मेथड्स ऑफ वोटिंग, और इसी वजह से अब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी, और बोला कि भैया गांव में जाकर लोगों को सिखाओ कि वोट कैसा देना है। हालांकि वोटिंग बहुत मुश्किल नहीं है, बैलेट पेपर इलेक्शंस है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताओगे। मुझे बताओ, हु बिकेम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जिसने ये सब चीजें झेली थी? जल्दी से बताओ। अरे बताओ फटाफट से। सर मेरे स्कूल में आ जाओ कल, तुगलकाबाद, 4-5 स्कूल है साथ में। शिव राठौड़, ठीक है शिव, मैं कोशिश करता हूं। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ? बोलो जल्दी से। डन। दिखाओ अपने गंदे से अंगूठे। सुकुमार सेन का आंसर आ रहा है। हाँ, भूपेंद्र जोगी, ठीक है। अब मैं बोल देता लेकिन तुझे बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। डन। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच, ये क्वेश्चन नंबर ऐसे गलत लिखे हुए, गलत चलत, ये मत समझना कि 8 नंबर है, हो सकता है कि 10 नंबर भी हो सकता है 12 नंबर भी हो। विच two developments further added tensions between judiciary and executive other than the constitutional battle over the jurisdiction of the parliament and judiciary। ये बोल रहा है कि ये बताओ कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में तू मैं क्यों चल रही थी, किस बात पे तू मैं चल रही थी, ये बताओ, ठीक है। तो देखो जरा क्या बता रहा है। द कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ A.N. रे, है ना। सबसे पहली चीज 1973 में केशवनंद भारती केस भी तो चल रहा था, केशवनंद भारती केस, याद है क्या? और केशवनंद भारती केस में क्या हुआ था? केशवनंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट किसी भी चीज में अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के,
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकता है। किसमें? फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता? पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकता। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनना सर, ये केशवानंद भारती वाला केस क्यों आया था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में, जरा लिखकर बताओ फटाफट से। राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था, लिखकर बताओ जरा जल्दी से। तो राइट टू प्रॉपर्टी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, जो कि क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता था। इसको इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? इसको इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया था, एबोलिश। और हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इसने कर दिया एबोलिश। जब इसने एबोलिश कर दिया, किसने? इंदिरा गांधी ने। तो क्या हो गया? तो ये लोग चौंक गए सारे के सारे कि भैया हो क्या रहा है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या एबोलिश कर दिया? इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइट ही एबोलिश कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से हो क्या रहा है। उसके बाद ये अपना सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम लोग नहीं कर सकते, ये लोग कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते। केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भैया तुम लोग कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट की भी जली हुई है और पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है। तो क्या हो गया? द कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ द ANRE। ANRE क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हेड को। सुप्रीम कोर्ट के हेड को अपन क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? सीनियर मोस्ट जज को। सर सीनियर मोस्ट जज बोले तो जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है उसको बनाया जाता है क्या? हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको अपन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ANRE की जितनी एज थी, इसके ऊपर 3 और जजेस थे जिनकी एज इससे ज्यादा थी। फिर भी इंदिरा गांधी ने ANRE को अपॉइंट करवा दिया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का हेड बना दिया ANRE को इंदिरा गांधी ने। समझ में आया कि नहीं? इस वजह से क्या चल रहा है अब जुडिशरी वाले लोग गुस्सा है कि भैया हमारे ऊपर वाले जजेस को छोड़ दिया और नीचे वाले को बना दिया। ये क्या बात हुई भाई? तुम कंट्रोल करना चाहते हो क्या एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को? क्लियर है क्या? तो ये क्या बता रहे हैं? द कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ ANRE एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्दर इंक्रीज द टेंशंस बिटवीन द टू मेन ऑर्गन्स। टू मेन ऑर्गन्स मतलब पार्लियामेंट एंड, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी लिखा जा सकता है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है क्या? बोलो आगे। देखो क्या बता रहा है? द वर्डिक्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब जुडिशरी बदला लेगी। द वर्डिक्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड इंदिरा गांधी इलेक्शन ऑफ 1971 एज इनवैलिड। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। हु वाज द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट? फटाफट से लिख कर बताओ। हु वाज द जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट? सर आप हिस्ट्री भी पढ़ा दो ना अपने स्टाइल में, रजनीकांत वाले। पकड़ा तो जा नहीं रहा है, ऐसे वाले। चलो डन है क्या? क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? 100% है क्या? जो लोग अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है ना, जिसने मेल कर रखा है वो तो ठीक है, वरना मैं यहीं पर डाल दूंगा अभी। ठीक है, तुम्हारे चैट्स में, तो तुम ज्वाइन हो जाना फटाफट से। डन? क्लियर है क्या? चलो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा मुझे एक दो चीज और बताओ। मुझे बताओ एक क्वेश्चन जो मैं नहीं लाया हूं और जो मुझे लाना चाहिए था, वो था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। तो मैं यहां पर अपन उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जरा अपन इसको क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन आता है कई बार 6 नंबर में, और कई बार आता है कितने नंबर में? कई बार आता है 4 नंबर में। ठीक है, तो कैसे लिखा जा सके, कैसे लिखा जा सकता है इसको? देखो जरा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बहुत अच्छे से सुनना, अगर 6 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन तो मजे ही आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, क्वेश्चन ये है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था? आफ्टर द विशाल आंध्रा मूवमेंट। किसके बाद? विशाल आंध्रा मूवमेंट के बाद। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है विशाल आंध्रा मूवमेंट कहां पर हो रहा था? मद्रास में हो रहा था। मद्रास में कौन कर रहा था? तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन कर रहे थे, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन कर रहे थे। और इन्हीं तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन को अपन ने क्या पकड़ा दिया था? अपन ने अनाउंसमेंट हो गई थी कि आंध्रा बना दिया जाएगा।
आंध्रा, और आंध्रा बनाने की अनाउंसमेंट हुई 1952 में, और आंध्र प्रदेश बना दिया गया 1953 में। समझ में आएगी नहीं है? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनी। इसका हेड बताओ, हेड बताओ। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने मेंबर्स थे, तो इसमें 3 मेंबर्स थे, याद रखना 3 मेंबर्स की कमेटी थी। ठीक है सर, हेड कौन था इसका? तो इसके हेड थे जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है ये, जस्टिस फजल अली। कौन? जस्टिस फजल अली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो बाबा, जस्टिस फजल अली क्या है? इसके हेड है। अच्छा सर और बताइए, जस्टिस फजल अली इसके हेड तो है, इसके साथ साथ कुछ नया तो बताओ सर इसके बारे में। 2 मेंबर्स कौन कौन है? के एम पानिक्कर, के एम पानिक्कर सर, और दूसरा बंदा है हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू। ठीक है सर। इसका काम क्या है? इसको बोला जाता है, इसको पूछा जाता है कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना चाहिए, है ना? क्या लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना चाहिए? 1955 में, 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है। क्या आती है? इसकी रिपोर्ट आती है, और ये कहता है कि यस, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल शुड बी एक्सेप्टेड एज द प्रिंसिपल फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। लिख दो क्या? ये एक्सेप्ट करते हैं क्या? इट एक्सेप्टेड दैट linguistic principle must be accepted as a reason for redrawing the boundaries of the state। समझ में आया कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना? डन डनाडन है कि नहीं है? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसने एक और चीज बोली। क्या बोली इसने? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट में इसने बोला कि द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द लैंग्वेज या लैंग्वेजेस। ठीक है। ऑन दिस बेसिस, इसके बेसिस पर क्या करा गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज फॉर्म्ड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 66 बोल दिया था इन 1956। मतलब देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बना, इसकी रिपोर्ट 1955 में आई, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना? 1956 में। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? क्लियर है क्या? महक सर, आई लव यू लाइक बिग ब्रदर। थैंक यू सो मच महक। ठीक है। अब ध्यान सुनो क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये सारी की सारी चीजें लिख दी अपन ने। इसके बाद अपन बताएंगे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। जरा फटाफट से लिखकर बताओ कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज। हालांकि प्रार्थना चौधरी ने पहले ही आंसर दे दिया है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ कि कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात हुई थी? कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात हुई थी? फटाफट से जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं है। वेवेक्स एडिट्स सर, मेरे स्कूल में आ जाओ, एजेंटा पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 गुरुग्राम में सर, मेरा स्कूल में। अच्छा पढ़ लिया है ना। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूंगा एक बार, है ना। जाना तो है मैंने कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज की बात हुई थी। अब देखो, आधे बच्चे तुम लोगों में से या बाकी लोग जो मेरे से नहीं पढ़ रहे, वो लोग क्या करेंगे? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज पे जाकर अपना आंसर खत्म कर देंगे। लेकिन ध्यान सुनो, ये आंसर अपना सिर्फ 2.5 या 3 नंबर का हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद बताओ तो भैया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ? नहीं बताओगे इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ? यही तो बताना है, यही तो मेन चीज है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। तो यहां से अपन क्या करेंगे? यहां से अपन पेज ले लेंगे एक और अब बताएंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में सारी की सारी चीजें। क्या? सबसे पहली चीज अपन बोलेंगे कि मेनी स्टेट्स लाइक कर्नाटका वर मेड
itself in 1956. Bombay was bifurcated in 1960 in Maharashtra and Gujarat. It took 10 years for Punjabi people, for Punjabi लिख दिया, Punjabi people to have their own state, to have their own state. फिर बताओ, पंजाब was divided into, Punjab was divided into Punjab for Punjabi speaking people, Haryana for Hindi speaking people, and Himachal Pradesh as a union territory. फिर नॉर्थ ईस्ट का बताओ, नॉर्थ ईस्ट में क्या बताएंगे अपन? नॉर्थ ईस्ट में बताएंगे कि क्या बताएंगे, 1963 नागालैंड बन गया, ठीक है। 1963 के बाद कब 19 जल्दी बताओ 72 MMT बोला था मैंने तुम लोगों को याद रखने के लिए। MMT क्या है? MMT ये M से मेघालय, कार्व्ड आउट ऑफ आसाम, मेघालय आसाम से काट के बनाया गया, मणिपुर और त्रिपुरा स्टेट बन गए। मणिपुर और त्रिपुरा पहले क्या थे? यूनियन टेरिटरीज थे, अब स्टेट बना दिए गए, और मेघालय नया स्टेट बना दिया गया, ठीक है। 1975 में सिक्किम भी बना है, लिख दो अगर लिखना है तुम्हें तो, सिक्किम भी बना है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है। और 1987 में किसकी याद आई हमें? 1987 में हमें माँ की याद आई, माँ की, माँ मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब हुआ हमारा आंसर कंप्लीट, अब हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ। आगे क्या लिखना है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। मेनी स्टेट्स आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, मेनी स्टेट्स आस्क फॉर अ न्यू सेपरेट स्टेट फॉर देयर रीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे बोलो ना ईशा के लिए सर पास तो हो जाएंगे ना? हाँ पास हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर है? चलो अब देखते क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन है बाबा, पेपर में दिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ गोवा भी है, लेकिन गोवा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ना, तो पार्ट नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा। तनुश्री शर्मा सर थैंक यू सो मच इतना हार्डवर्क करने के लिए। हाँ लेकिन 8 बजे गेस्ट पेपर करवाने वाला हो बाबा, 8 बजे पहुंच जाना मेरे पास अपने आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा क्या बता रहा है। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेटिक रूल क्यों नहीं आता है, पाकिस्तान में स्टेबल क्यों नहीं रहती है डेमोक्रेसी। आइए जरा देखते हैं क्यों स्टेबल नहीं रहती है। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान आर एज फॉलोज, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान आर एज फॉलोज। क्यों पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है? सबसे पहली चीज द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री। अब देखो इधर क्या बताएगा, ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, जैसे कि किसका? मिलिट्री का, आगे ना, इनकी मिलिट्री डिफेंस करने की जगह गवर्नेंस करनी चाहती है। इसी वजह से इंडिया वालों से पिटाई खाती है हमेशा, आगे ना। क्यों? क्योंकि इनको करना है गवर्नेंस, इनको बनना है पॉलिटिशियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जबकि काम क्या है इनका? डिफेंस, ठीक है। तो इनकी मिलिट्री जो है ये क्या है? डोमिनेटिंग है, गवर्नेंस में घुसना चाहती है बार बार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या? इनके यहां पर क्लर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। सर क्लर्जी बोले तो मुसलमान पंडित, आगे ना, धर्मगुरुओं का बहुत ज्यादा क्या है? इन्फ्लुएंस है। ये लोग जहां पर बोलते हैं वहीं पर इनके कम्युनिटी वाले लोग क्या करते? वोट देते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्लर्जी, धर्मगुरु। तीसरा क्या बोल रहा है? द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। ये भूलना नहीं है बाबा, है ना। और मान लो अगर तुम लोग लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी वाला वर्ड भूल गए, फिर क्या करोगे? लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी वाला वर्ड अगर तुम लोग भूल गए बाय चांस, तो तुम लोग लिखना जमींदारी सिस्टम या जमींदार। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस है। यहां पर क्या है? अभी भी जमींदारी सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जमीनें किसके पास है? जमींदारों के पास है। और ये जमींदार, इनके पास कितने
20-20 गांव, 25-25 गांव, 30-30 गांव का एरिया, इनका अपना एरिया है, ठीक है। और जब इनका अपना एरिया इतना सारा है तो इनके एरिया में लोग रहते हैं, किराए पे रहते हैं, इनके किराए पे, इनका खाते, मतलब इनके एरिया पे रहते हैं, ठीक है। जमींदार एग्रीकल्चर भी नहीं करता, एग्रीकल्चर भी इन लोगों से करवाता है और खुद सिर्फ बैठ के खाता रहता है। समझ में आ गया नहीं? तो ये जो जमींदार है, ये लोग जहां बोलेंगे ये लोग वही वोट देंगे। तो पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? लैक ऑफ सपोर्ट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। वेस्टर्न कंट्रीज चाहती ही नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके जैसी कंट्रीज चाहती ही नहीं है कि पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी आए। सर क्यों नहीं चाहती पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी आए? इसलिए नहीं चाहती क्योंकि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स। और पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉपुलर सपोर्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है हाफिज सईद नाम का, तो उसका बहुत पॉपुलर है, इंडिया उसको टेररिस्ट कहता है, पाकिस्तान वाले उसको हीरो मान रहे, ठीक है। हाफिज सईद अगर इलेक्शंस में खड़ा होता है और लोगों ने उसको वोट देते हैं और वो अगर बन जाता है क्या, प्राइम मिनिस्टर, तो न्यूक्लियर वेपन्स तो उसके हाथ में आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज चाहती ही नहीं है कि भैया इन लोगों के हाथ में क्या आ जाए, इनके यहाँ पर डेमोक्रेसी है, ये चाहते कि मिलिट्री रूल ही रहे ताकि न्यूक्लियर वेपन्स मिलिट्री के पास ही रहे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो जरा देखो क्या बता रही है, द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि इन सब का डोमिनेंस होने की वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को उठा के फेंक दिया गया कई बार और मिलिट्री गवर्नमेंट्स आ गई। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ऑल्सो मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान भी हमेशा लड़ता रहता है, तो पाकिस्तान को ये डर है कि भैया इंडिया बड़ा कंट्री है, कभी भी पिटाई कर सकता है, कभी भी पेल सकता है अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इससे बढ़िया, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ऑल्सो मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। तो पाकिस्तान में इसी वजह से आज भी कुछ ग्रुप्स है, कुछ पॉपुलेशन है जो क्या चाहती है, जो प्रो मिलिट्री है। प्रो मिलिट्री का मतलब क्या, मिलिट्री रूल के सपोर्टर्स है और कहते हैं कि भैया नहीं, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मिलिट्री रूल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट चीज क्या बता रही है, These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed, that Pakistan's security would be harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that armies stay in power is therefore justified। और इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो डेमोक्रेसी की वजह से आर्मी वाले लोग अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आर्मी वाले लोग खुद का डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो वो लोग क्या, अगर इंडिया से के ऊपर से अटैक हो जाता है तो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि मिलिट्री रूल रहे किसका, किसमें, पाकिस्तान में। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज्ड मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। फिर ये क्या बोल रहा है, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, जो कि मैंने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी कंट्रीज चाहती ही नहीं है। सर एक शायरी सुनाकर मोटिवेट कर दीजिए। अच्छा इसके बाद करता हूं श्यामा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट, ये बोल रहा है कि कोई इंटरनेशनल सपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज चाहती ही नहीं है, वरना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर चाहे वो तो पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी आना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही सीटो सेंटो का पार्ट है, हालांकि छोड़ दिया था बाद में उसने, लेकिन फिर भी कैपिटलिज्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अच्छी बनती थी उसकी। ठीक है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्या करना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है स्टेबल डेमोक्रेसी लेकर आना यहाँ पर। ठीक है, बट लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर एनकरेज मिलिट्री टू कंटिन्यू इट्स डोमिनेंस। यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई हैं, तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिमांशु सिंह कह रहा है सर आप महान हो, हेड्स ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। क्लियर है, पक्की बात है, 100% है। अब एक चीज सुनो, क्या हो, हाँ, अच्छा एक और चीज सुनो, शायरी सुननी थी तुम लोगों को, शायरी सुनाता हूं मस्त वाली, बढ़िया एकदम झकास। ठीक है, एक वर्ड का मतलब समझ लो बस, एक वर्ड होता है खसारा, खसारा का मतलब होता है नुकसान, खसारा का मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो शायरी कुछ इस तरीके से है कि सर कल लास्ट एग्जाम है, अच्छा क्या जरूरी है भूल गया क्या जरूरी है कि जान लुटा दी जाए, क्या जरूरी है कि जान लुटा दी जाए, उनकी यादों पर गुजारा भी तो हो सकता है। क्या जरूरी है कि जान लुटा दी जाए,
उनकी यादों पर गुजारा भी तो हो सकता है, आपको हमसे मोहब्बत भी तो हो सकती है, और मोहब्बत में खसारा भी तो हो सकता है। खसारा मतलब नुकसान। क्या ज़रूरी है कि जाल उठा दी जाए, उनकी यादों पर गुजारा भी तो हो सकता है, आपको हमसे मोहब्बत भी तो हो सकती है, और मोहब्बत में खसारा भी तो हो सकता है। और फतेह अव्वल पर ना इतरा दिले आवारा मिजाज, वो कई बार का हारा भी तो हो सकता है। और कैसे इस बेसबर से जज्बे पर एतबार कर लूं, इश्क का क्या है दोबारा भी तो हो सकता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर टन टन ये रहा। Although United Nations has failed to act as an effective check on the hegemony of the United States of America, nations prefer its continuation. Suggest any 3 suitable arguments to justify the relevance of United Nations in the post-Cold War era. अब ध्यान सुनो जरा क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो बहुत अच्छा बैलेंस नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। 1991 के बाद जब से यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ है, या जब से ये अकेला सुपर पावर बचा है दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब से यूनाइटेड नेशंस की इतनी मानता भी नहीं है वो। और यूनाइटेड नेशंस में भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इसी का है, सबसे ज्यादा पैसा यूनाइटेड नेशंस में यही लगाता है। तो ये बोल रहा है कि ऑल्दो यूनाइटेड नेशंस हैज फेल्ड टू एक्ट एज एन इफेक्टिव चेक, यूनाइटेड नेशंस एक क्या चेक नहीं रख पाता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, फेल हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंट्रोल करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बता रहा है, although United Nations has failed to act as an effective check on the hegemony of the US, nations prefer its continuation। फिर भी पूरी की पूरी दुनिया कह रही है कि भैया नहीं, यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए। क्वेश्चन है कि जब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्यों यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए, ये बताओ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ सकता है। देखो जरा क्या बता रहा है, सजेस्ट एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ये बोल रहा है कि 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स दे दो टू जस्टिफाई द रिलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ताकि तुम लोगों को साबित क्या करना है, तुम लोगों को साबित करना है कि 1991 के बाद, यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद, कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा 1991 के बाद भी यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है क्या? ठीक है, और अगर है जरूरत तो कैसे जरूरत है ये बताओ। ये बोला रिलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द पोस्ट वॉर पीरियड। In the unipolar world, the United Nations can and has served to bring US and rest of the world into discussion on various issues। ये क्या बोल रहा है, यूनाइटेड नेशंस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरी की पूरी दुनिया को क्या करने के लिए, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए। आगे ना, जब पूरी की पूरी दुनिया बैठकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर प्रेशर बनाती है ना, तब ये पूरी दुनिया की बातों को मानने में मजबूर हो जाता है। अगर यूनाइटेड नेशन जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो आगे देखो क्या बता रहा है। US leaders, in spite of their frequent criticisms of the United Nations, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social economic development। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडर्स खुद भी, इनको ये भी पता है कि भैया यूनाइटेड नेशंस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडर्स खुद ये बोलते हैं कि भैया दुनिया में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, दुनिया में सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, दुनिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट करने के लिए, दुनिया में पीस एंड कन्फ्लिक्ट को ठीक करवाने के लिए हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और यूनाइटेड नेशंस इसके लिए एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? आगे देखो क्या बता रही है। The United Nations does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shipped। अब देखो जरा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि तुम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्रिटिसाइज कर सको। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन से परमिशन मांगी, और परमिशन मांग के बोला कि भैया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परमिशन मांग रहा है यूनाइटेड नेशन से और कह रहा है कि मुझे परमिशन दे दो, मुझे इराक पे अटैक करना है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि इराक पे अटैक क्यों करना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला कि इराक पे इसलिए अटैक करना है क्योंकि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि प्रूफ दिखा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला नहीं है मेरे पास प्रूफ। समझ में आया कि नहीं? और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि मैं तेरे को परमिशन नहीं देता। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर भी अटैक किया, लेकिन बाद में जितना इसका क्रिटिसिज्म हुआ उसकी वजह से
इसको बहुत सारी बातें मानने लग गई थी, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि अपन सारे बात कर सके। क्लियर है? डन। आगे आते। गिविंग द ग्रोइंग कनेक्शंस एंड लिंक्स बिटवीन सोसाइटीज एंड वेरियस इश्यूज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, द इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज लाइकली टू इंक्रीज इन फ्यूचर। और ये बोल रहा है क्या, सिर्फ लड़ाई झगड़े, डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये इश्यूज नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसके ऊपर पूरी दुनिया को कोऑपरेट करना पड़ता है, जैसे डिजीजेस, जैसे टेररिज्म, जैसे ग्लोबल कॉमन्स, हाँ कि ना, इन सब के लिए कॉमन गवर्नेंस की जरूरत है। और जब तक कॉमन गवर्नेंस नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में भी, यानी कि 1991 के बाद भी रेलेवेंट है। क्लियर? क्लियर है क्या? बोलो। डन डना डन है क्या? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर? तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पवन सिंह कह रहा है सर कल चैप्टर भी रिवाइज करवाएंगे ना, मैं कम्युनिटी डलवा दूंगा चैनल पे कि कल सुबह 4:30 बजे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना है, चैप्टर एमसीक्यू, चैप्टर एमसीक्यू, चैप्टर एमसीक्यू करना है, ये सिर्फ एमसीक्यू से सब कुछ समझता चलना है। तीनों तरीके अच्छे है ना, जैसा तुम लोग कहो वैसे करेंगे। डन। चलो आगे आते। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है बाबा, 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, तीनों में आ सकता है। 2 और 4 नंबर में ज्यादातर आता है, 2 नंबर में सबसे ज्यादा देखा मैंने वाला क्वेश्चन। क्या बोल रही है? व्हाई वाज शाह कमीशन अपॉइंटेड, मेंशन एनी वन ऑफ इट्स फाइंडिंग। ये बोल रहा है कि शाह कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था। समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहा है? शाह कमीशन क्यों अपॉइंट किया गया था? व्हाई वाज द शाह कमीशन अपॉइंटेड। सबसे पहले बता देना कि भैया शाह कमीशन कब अपॉइंट किया गया था। इट वाज अपॉइंटेड इन मे 1977 बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट, जस्ट आफ्टर इमरजेंसी, है ना। और ये बोल रहा है मेंशन एनी वन ऑफ इट्स फाइंडिंग्स। देखो क्या बोल रहा है, शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी टेकन इन द वेक ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ऑन द 25 जून 1975। तो ये क्या बता रहा है कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है, शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, कि भैया इंदिरा गांधी ने और इंदिरा गांधी के पार्टी वालों ने और इंदिरा गांधी के रिश्तेदारों ने, यानी कि इसके बेटे ने, संजय गांधी वगैरह ने कितना अब्यूज ऑफ पावर किया है, कितने एक्सेसेस किए हैं, यही तो चेक करना है कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बोला शाह कमीशन वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी टेकन इन द वेक ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड ऑन 25 June 1975. Shah Commission found that there were many excesses committed during the emergency. और शाह कमीशन वालों के पास, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर तुम्हें लिखना ही है तो तुम लोग लिख सकते हो कि बहुत सारे कस्टोडियल डेथ्स हो गए थे, बहुत सारे कस्टोडियल डेथ्स हो गए थे, है ना। फोर्सफुल माइग्रेशन करवाया गया था, फोर्सफुल माइग्रेशन करवाया गया था, फोर्सफुल डिटेंशन करवाया गया था। डिटेंशन मतलब जबरदस्ती उठा उठा के जेल में डालना, फोर्सफुल डिटेंशन करवाया गया था सर। और तीसरा, चौथे नंबर पे फोर्सफुल स्टरिलाइजेशंस करवाया गया था। ठीक है, ये सब कुछ इसकी फाइंडिंग्स है। इसके पास बहुत सारे विटनेसेस थे और बहुत सारे विटनेसेस के साथ साथ बहुत सारे प्रूफ्स भी थे। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। शाह कमीशन के बारे में 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख के आ जाओगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्लियर? क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोनो दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, डन डना डन एकदम क्लियर है। बोलो, चले आगे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द आउटकम्स ऑफ पंजाब अकॉर्ड। पंजाब अकॉर्ड किसके किसके बीच में हुआ था, आप लोग लिखकर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। पंजाब अकॉर्ड किस किस के बीच में हुआ था और ईयर, चलो ईयर में बता देता हूं। पंजाब अकॉर्ड हुआ किस किस के बीच में, ये आप लोग बताओ। 1985 आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स थे इसमें, देखो जरा क्या क्या आउटकम्स थे। सबसे पहली चीज, पंजाब अकॉर्ड, चंडीगढ़ वॉज टू बी ट्रांसफर टू पंजाब, चंडीगढ़ को ट्रांसफर करना था पंजाब को। ठीक है, बोला गया, हुआ नहीं, अलग बात है। पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर डिस्प्यूट वॉज सॉल्व्ड। ठीक है, देखो जरा, इसके लिए क्या करा गया था, अ कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू सॉल्व द डिस्प्यूट या टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। क्यों ऐसा हुआ था सर, क्योंकि पंजाब वाले क्लेम कर रहे थे कि देयर आर
मेनी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज, मेनी पंजाबी स्पीकिंग एरियाज इन हरियाणा विच शुड बी इन पंजाब। क्लियर, पक्का। दूसरी चीज देखो क्या बता रहा है। तीसरी, रावी बीस रिवर डिस्प्यूट वॉज रिजॉल्व, है ना। पंजाब वाले हमेशा कहते रहते थे कि भैया राजस्थान और हरियाणा वाले हमारा बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पंजाब अकॉर्ड में ये बोला गया था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, एक कोर्ट बनाया जाएगा जो रावी और बीस रिवर का वाटर शेयरिंग का इशू सॉल्व करेगा, और ये वाटर शेयरिंग का इशू सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। इशू सॉल्व कर दिया गया, ठीक है सर। और बताइए, रावी बीस रिवर डिस्प्यूट वाज रिजॉल्व बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। कंपेंसेशन, हाँ ये भी देख लो। 1984 में एंटी सिख वायलेंस हुआ था, एंटी सिख वायलेंस हुआ था। और ये जो एंटी सिख वायलेंस हुआ था, इसमें क्या सीन था। एंटी सिख वायलेंस में बहुत सारे ऑलमोस्ट कितने 1100 लोगों को मारा गया था, ठीक है। तो जो लोग मरे थे या फिर जिनका नुकसान हुआ था एंटी सिख वायलेंस में, उन सबको कंपेंसेशन, उन सबको भरपाई, उन सबको पैसे देने की एक्सेट्रा की बात हो गई थी। तो कंपेंसेशन टू द पीपल अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी। यहां पर समझ में आ गया? समझ में आया तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे से अंगूठे और बोलो कि यहां से समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन 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 डन। कोई मुझे पर्सनली पढ़ा सकता है क्या? द गाय फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। कोई यूपी वाला है इधर? अरे पढ़ लो ना। चले आगे। आई नीड गर्लफ्रेंड्स, शॉर्ट क्रिएटर। नल्ले। चलो, यूरोपियन यूनियन हैज बिकम अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन। ये बोला कि यूरोपियन यूनियन एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसमें ये अपन स्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनियन है ना। इसका इन्फ्लुएंस जो है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है। इसके पास अपना खुद का फ्लैग है, खुद की फाउंडिंग डेट है, इसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके पास क्या है, फ्लैग है खुद का, ठीक है, एंथम है खुद का, हेडक्वार्टर्स है, खुद का पार्लियामेंट है। ये सब कुछ लिख सकते हो। देखो क्या होता रहा है, यूरोपियन यूनियन सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, हैज बिकम, ये बन चुकी है। इसको एक्सप्लेन करो। कह रहा है, ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। झूठ लिख दिया क्या इसने? इज द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी लिख दो इसको, वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो ये दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर, ठीक है। तो अभी इंटरनेशनल ट्रेड अपन किस में करते हैं? तो अभी इंटरनेशनल ट्रेड अपन करते हैं डॉलर्स में। किस में करते हैं? डॉलर्स में। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बोल रहा है कि यूरो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है और इतनी ज्यादा कंट्रीज इसका इस्तेमाल करती है कि ये डॉलर के लिए एक थ्रेट है, और डॉलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो ये क्या बता रहा है कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी, जिसको अपन डॉलर कहते हैं, इट कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के डोमिनेंस को थ्रेट पहुंचा सकता है। इट्स शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सब कुछ, ये बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो 3 गुना ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो इसका वर्ल्ड ट्रेड जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये चीज याद रखना। आगे क्या बता रहा है? इट हैज इनॉर्मस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। क्योंकि इसके पास पैसा है, इसी वजह से इसका क्या, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है एशियन कंट्रीज के साथ, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है अफ्रीकन कंट्री के साथ, और इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है अपने नेबर्स के साथ। प्लस लड़ाई झगड़े कभी करता नहीं है। कभी सुना है यूरोपियन कंट्री ने इस कंट्री के ऊपर अटैक करा? नहीं करता, ठीक है। आज के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। आगे देखो जरा क्या बता रहा है ये। इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी अच्छा है, आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। फ्रांस के पास कितने वेपन्स है? 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है अप्रोक्सीमेटली, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन मत लिखना इसमें, सिर्फ फ्रांस लिखना बाबू। ब्रिटेन मत लिखना, सिर्फ फ्रांस लिखना, क्योंकि अब ब्रिटेन तो निकल गया यूरोपियन यूनियन से। फ्रांस हैव न्यूक्लियर आर्सेनल्स, और कितने न्यूक्लियर आर्सेनल्स है मैंने लिख के दिखा दिया तुम्हें।
इट इज सेकंड इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में सेकंड नंबर पे आता है ना। इट इज द, ऐसे लिखो, इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड सोर्स, वर्ल्ड्स सेकंड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसका परमानेंट मेंबर बैठता है। कौन है इसका परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? फ्रांस। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी 3 यूरोप के मेंबर्स बैठते हैं। सर 3 कैसे? देखो, अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो कहां से होते हैं? अफ्रीका से आते हैं 3, ठीक है, एशिया से आते हैं 2, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप से आते हैं 2, ईस्टर्न यूरोप से आते हैं 1, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, और कहां से? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं, कहां से? लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से आता है 2, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से, अमेरिका और एंड कैरिबियन से कितने आते हैं? 2। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस हिसाब से बटे हुए तो हम लोग देखने को मिल रहा है कि यूरोप के कितने? यूरोप के 3 मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी है, और इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई है? तो जरा दिखाओ अपने कंधे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, है ही नहीं। ठीक है, रात को 8 बजे गेस्ट पेपर करने वाले, रात को 8 बजे आना है किसी भी हालत में, पेपर से पहले का पेपर है वो, समझ में आया कि नहीं? सर मैंने आपकी हाईलाइट्स देखी थी, उसमें आप पुलिस वालों से पीटे थे क्या? पुलिस वालों से कुछ भी बोलता है। ठीक है, चलो आगे आते, आगे देखो जरा क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड आना चाहिए यहाँ पर, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय द ग्लोबल वर्ल्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है भैया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एनवायरमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एनवायरमेंट वाला चैप्टर 6 नंबर में आ रहा है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए लेकर आया हूं। ठीक है, जरा देखो जरा ध्यान से क्या बता रहा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट एवरी कंट्री हैज टू वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, बट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज। यहां से डिवीजन देखने को मिलता है हमें किस चीज का? यहां से डिवीजन देखने को मिलता है हम लोगों को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का। मुझे बताओ कि ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज रहती है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रहती है? जरा फटाफट से लिखकर बताओ। क्लियर है क्या? देखो सर, ऐसी दुनिया बटी हुई है, आगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ठीक है। ऊपर वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लोबल नॉर्थ। अफ्रीका बनाना रहेगा क्या? अफ्रीका भी बना देते हैं। और नीचे वाला एरिया ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में कैसी कंट्रीज है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ में कैसी कंट्रीज है? ग्लोबल नॉर्थ में, अरे बोलो, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या? दोनों की, ग्लोबल नॉर्थ की और ग्लोबल साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, कॉमन। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एनवायरमेंट को कंजर्व करना, इकोलॉजी को कंजर्व करना। अरे बोलो हाँ कि ना? एनवायरमेंट को कंजर्व करना, लेकिन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अलग है? डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? डेवलप्ड कंट्रीज ने ज्यादा खराब किया है, डेवलप्ड कंट्रीज ने एनवायरमेंट को ज्यादा खराब किया है, तो इनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरमेंट को क्या करने की? एनवायरमेंट को कंजर्व करने की। और डेवलपिंग कंट्रीज ने इतना नहीं किया तो इनकी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अच्छा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एक और चीज याद रखना कि ये 1992 के अर्थ समिट से निकला ये प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल फर्स्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग द अर्थ समिट। ठीक है, और अर्थ समिट में भी जब ग्लोबल कॉमन्स की बात हो रही थी तब, और ग्लोबल कॉमन्स में भी जब आउटर स्पेस की बात हो रही थी तब निकलता है कौन सा? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रियो डिक्लेरेशन में
रियो डिक्लेरेशन में बात करी गई थी इसकी। रियो डिक्लेरेशन क्या है? रियो डिक्लेरेशन का मतलब जब 1992 का सबमिट हुआ तो सम अप कराना लास्ट में, उसको बोलते हैं रियो डिक्लेरेशन। तो रियो डिक्लेरेशन में भी क्या बोला गया कि आगे जितने भी इंटरनेशनल लॉज बनाए जाएंगे एनवायरनमेंट के लिए, उन सब में जो स्पेशल नीड्स है ग्लोबल साउथ की, उसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से बनाए जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बता रहा है? Common but differentiated responsibilities. Common but differentiated responsibility means that every country has to work for the protection of environment or protecting environment, but more responsibility lies on the developed countries. This argument was accepted in the Rio Summit in 1992, या फिर इसको अपन बोलते हैं रियो डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? रियो डिक्लेरेशन। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या बता रहा है? द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस the environmental issue as it stands now and want everyone to be equally responsible for ecological conservation। और अब देखो जरा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ वाली कंट्रीज है, नॉर्थ वाली कंट्रीज, ये वाला प्रिंसिपल आने से पहले क्या कहती थी? नॉर्थ वाली कंट्रीज या ग्लोबल नॉर्थ वाली कंट्रीज कहती थी कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, एनवायरमेंट तो सबका है ना, तो सबको क्या करना चाहिए? इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है। फिर उठा कौन? इंडिया। फिर उठा ग्लोबल साउथ, और ग्लोबल साउथ ने बोला अच्छा एनवायरनमेंट को खराब करे तू, और जब संभालने की बात है तो सब लोग बराबर। कहता ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो जरा यही बता रहा है, द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इश्यूज एज इट स्टैंड्स नाउ। ये लोग कह रहे हैं कि भैया अभी जैसा एनवायरमेंट है उसको ऐसा डिस्कस करते हैं ना, एंड वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नॉर्थ वाली कंट्रीज कहती है कि सब लोगों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, और सब लोगों को मिलकर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करना चाहिए। लेकिन ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज क्या बोलेगी? आइए देखते हैं। However, the developing countries of the south, यानी global south, say that much of the ecological degradation in the world is the product of industrial development undertaken by the developed countries। ठीक है। तो ग्लोबल साउथ वाले लोग क्या कह रहे हैं? ग्लोबल साउथ वाले लोग कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, ठीक है, ज़्यादा बकवास करने की तो जरूरत है नहीं। क्या आज के टाइम पीरियड में जितना भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है, जितना भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन मतलब जितना भी हम लोगों को एनवायरनमेंट खराब देखने को मिलता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्रीज में। हम तो अभी तक प्रोसेस में है, हम तो अभी तक इंडस्ट्रियलाइज बने ही नहीं। डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है पता नहीं कब से, डेवलप्ड हो चुकी है पता नहीं कब से, और इसी वजह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। और अगर हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोक भी दोगे तो भी हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? चलो आगे तो क्या बता रहा है? इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनडूइंग द डैमेज। नाउ स्टेट्स शेल कोऑपरेट इन द स्पिरिट ऑफ इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, और सारे के सारे लोग इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, लेकिन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग में। समझ में आया है तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डर है क्या? बोलो, अरे बोलो बाबा। गंदे से अंगूठे दिखाओ ताकि मुझे लगे कि आ गया तुम्हें समझ। वैभव मिश्रा, मान्या में भेज दो। अच्छा डन, चले आगे। चलो आगे आते हैं। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ नैम इन द कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। ये बोल रहा है कि आज के टाइम पीरियड में भी क्या नैम जैसी ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट है? हाँ रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि नैम जैसी कंट्रीज या नैम क्या करती है? रेसिज्म का अपोज करती है, खास करके अपार्थाइड का। और अपार्थाइड मतलब काले गोरे में फर्क करना, ठीक है। अपार्थाइड का भी क्या करती है? अपोज करती है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, है ना, हर एक बंदे की डिग्निटी होती है, इज्जत होती है, हर एक बंदे के ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसके बारे में बात करती है कौन? नैम। अपोजिशन टू काउंटर नियो कॉलोनियलिज्म। नियो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? नई तरीके से, इकोनॉमी के तरीके से कब्जा करना किसी और कंट्री के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो चाइना है, चाइना अब पुराने वाला टाइम तो नहीं है कि पुराने वाले टाइम पे क्या होता था? चाइना जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर क्या होता था? बाहर से कोई भी
यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज आती थी और ये लोग कब्जा करते थे। इसको अपन कोलोनियलिज्म कहते थे। क्या कहते थे? कोलोनियलिज्म। ठीक है, अपन अब क्या समझ रहे हैं? अपन अब समझ रहे हैं नियो कोलोनियलिज्म क्या होता है। नियो कोलोनियलिज्म होता है इकोनॉमी के थ्रू करना, इकोनॉमी के थ्रू किसी के ऊपर कब्जा करना। सर कैसे? अपने पास यहाँ पर एक नीचे कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के पास थे नहीं पैसे, चाइना ने दे दिए इसको पैसे, ये हो गया, ये फंस गया किसमें? लोन में। लोन किससे लिया इसने? चाइना से। ठीक है, और चाइना ने बहुत लोन दिया इसको, दुनिया भर का जितना इसको चाहिए था। फिर क्या हुआ? इसकी इकोनॉमी और गिर गई। चाइना ने बोला ला भैया पैसा ला वापस मेरा। तो श्रीलंका बोला कि भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कह रहा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पास एक पोर्ट तो है, एक आइलैंड है तेरे पास, एक पोर्ट है तेरे पास, जिसका नाम है क्या? हबन बटोटा पोर्ट। ये याद नहीं करना है, बस एग्जांपल दे रहा हूं। हबन बटोटा पोर्ट। ठीक है, कह रहा ठीक है 99 ईयर्स के लिए मुझे दे दे, जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे वापस ले लेना। श्रीलंका को ये पोर्ट देना पड़ा। तो अब इकोनॉमी के तरीके से कब्जे करने को नियो कोलोनियलिज्म कहा जाता है, और इस नियो कोलोनियलिज्म को क्या करता है? अपोज करता है नैम। आया कि नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया समझ? आगे आते हैं। मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। ठीक है, नैम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करता रहता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करता रहता है कि भैया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में ये क्या कहता है कि भैया जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, उनको भी शामिल करो किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, एक्सेट्रा में। ठीक है, ताकि क्या हो? ताकि इन लोगों की भी इकोनॉमी बढ़ जाए। ठीक है, इनको टेक्नोलॉजी दे दो, फाइनेंस दे दो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, ताकि जल्दी से जल्दी डेवलप्ड हो जाए। इसको कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और टेररिज्म को खत्म करने में सबसे आगे रहता है कौन? नैम। ठीक है, तो नैम जो है आज भी रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि यूएसएसआर के खत्म होने के बाद नैम ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिलेवेंस नहीं रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि एकदम क्लियर, छेक सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुबेर सिंह जग्गी, कैसे हो? It is believed that strengthen and revitalized United Nations is desirable in the changing world. Highlight the necessary reforms for its strengthening. तो ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के बारे में बता दो। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस में क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। वो वाला क्वेश्चन अलग था, ये वाला क्वेश्चन अलग है। देखो जरा, और ये 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, और 4 नंबर में भी आता है, ज़्यादातर 6 नंबर में आता है। देखो इसके बारे में जरा ध्यान से। ठीक है, क्या बता रहे? देखो, रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए? रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो ये बोल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर और प्रोसेस चेंज करना चाहिए। रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी हद बढ़ा देनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके जुरिस्डिक्शन के ऊपर, इसके जुरिस्डिक्शन में रिफॉर्म करना चाहिए। या तो इसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दो कि ये दुनिया को कंट्रोल कर सके। ठीक है, या तो इससे कंप्लीटली पावर छीन लो और इसको सिर्फ एजुकेशन और ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स का काम दे दो, सोशल वर्क का काम दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या बता रहा है? मेजर कंसर्न्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक व्हाइल द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबर्स हैज एक्सपेंडेड। अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था तब इसमें मेंबर्स थे कितने? इसमें मेंबर्स थे 11, है ना। 5 परमानेंट होते थे इसमें, 6 नॉन परमानेंट होते थे, और 1965 में इसमें टोटल 15 मेंबर्स हो गए। ठीक है, और आज तक यानी कि 2024 तक इसमें 15 ही मेंबर्स हैं। लेकिन अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो पहले इसमें 50 मेंबर्स थे, और आज इसमें बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 193 प्लस कंट्रीज हो चुकी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो इसको क्या करना है? इसके मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? मेजर कंसर्न्स हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा है, विच हैज रिमेन्ड लार्जली स्टैटिक व्हाइल द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उतना का उतना ही है। बोलो आगे तो क्या बता रहा है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बढ़ने तो चाहिए, लेकिन परमानेंट
और नॉन परमानेंट दोनों बढ़ने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे तुमने पहले किया था, नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ा दिए थे, कह रहा परमानेंट भी बढ़ने चाहिए। अब क्यों बढ़ने चाहिए परमानेंट? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ज्यादातर जो लोग हैं, या ज्यादातर जो क्या है, ज्यादातर जो अरे बोलो ना क्या, कंट्रीज है, वो कैसी है? वो डेवलपिंग कंट्रीज है। कैसी कंट्रीज है? डेवलपिंग कंट्रीज है। आया कि नहीं समझ में? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ज्यादातर कंट्रीज कैसी कंट्रीज है? डेवलपिंग कंट्रीज है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में सारे डेवलप्ड कंट्रीज है। भैया इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी तो बिठाओ। आगे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट रखते हैं इसको, लास्ट रखे इसको। चलो देखो जरा क्या बता रहा है। द नॉन ट्रेडिशनल concepts both human security and global security focus on the changed nature of threats and security substantiate the statements। ये बोल रहा है कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी है वो क्या है? वो थ्रेट्स को अलग नजरिए से देखता है। जैसे ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता था, हम लोग देखते थे सिर्फ वॉर को, मिलिट्री अटैक को थ्रेट देखते थे। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में थ्रेट्स का जो दायरा है, जो सीमा है, जो हद है, वो बढ़ गई है। ठीक है सर, नए नए थ्रेट्स कौन से? द नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स ऑफ बोथ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज पेपर में आती है कई बार 1 नंबर में कि ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने बात करनी कब से स्टार्ट करी? तो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी 1990 से। ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी दोनों के दोनों नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, तो क्या बोला? द नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स both human security and global security focus on the changed nature of threats and security। तो यहां पर बात होती है किन किन चीजों की? ह्यूमन राइट्स की। तो ह्यूमन राइट्स में लिख देना है कि 3 ह्यूमन राइट्स है। कौन से? पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा कौन सा राइट्स? बोलो, इकोनॉमिक राइट्स। कौन सी राइट्स? इकोनॉमिक राइट्स। तीसरा बोलो कौन से राइट्स? बोलो जल्दी। पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। तीनों राइट्स लिख के आ जाना। ठीक है, फिर क्या बताना? ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से क्या होता है? पॉवर्टी की वजह से माइग्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि लोग मूव, मतलब पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सीक बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ये सीयूईटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि माइग्रेशन किसकी वजह से होता है? तो माइग्रेशन ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? माइग्रेशन टू सीक बेटर लाइवलीहुड एंड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है? टेररिज्म। तो टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल वायलेंस। इट इज अ political violence which targets civilians deliberately and indiscriminately। डेफिनेशन है इसकी, टेररिज्म की डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर में, याद करके चले जाना। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है। टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल वायलेंस है। ठीक है, टेररिस्ट को क्या करना होता है? वहां की सरकार को कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाना होता है। और वहां की सरकार को दर्द कब होगा? जब लोग मरेंगे, आम आदमी मरेगा। तो ये एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, कौन करता है? टेररिस्ट करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस करते हो ये लोग, टारगेट करते हैं किसको? सिविलियंस को। सिविलियंस का मतलब आम आदमी को। ठीक है, जानबूझ के टारगेट करते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है ना, या जैन धर्म का है, या पारसी धर्म का है, या लड़का है या लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? आगे है एनवायरमेंटल थ्रेट्स जैसे कि डिजास्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और डिजीजेस तो है ना। कोविड-19 लिख दो, बहुत बढ़िया एग्जांपल। ठीक है, स्पेनिश फ्लू लिख दो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? कोई भी वायरस लिख सकते हो, एक्सेट्रा। मलेरिया लिख सकते हो। तो ये थे सारे के सारे क्या? ये थे सारे के सारे थ्रेट्स जो कि अपन नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। सर प्लीज टेलीग्राम का आईडी दे दो। ठीक है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखते। ओईईसी आता है पेपर में, इसलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट वाज द मार्शल प्लान? हाउ डिड इट
पेव द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। द मार्शल प्लान वॉज अ प्लान अंडर जॉर्ज मार्शल, यूएस सेक्रेटरी। तो जॉर्ज मार्शल कौन था? यूएस सेक्रेटरी था। किसका यूएस सेक्रेटरी था? हैरी ट्रूमैन का, है ना, हैरी ट्रूमैन का। अमेरिका एक्सटेंडेड ह्यूज फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी। न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड अंडर नेटो, ओईसी। तो ओईसी में क्या था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया था, ताकि क्या कर सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को पैसा दे, ताकि उनकी इकोनॉमी जो गिर गई है बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो बढ़ने लग जाए। क्लियर क्लियर क्लियर? बोलो, यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? तो बोलो कि हाँ सर एकदम क्लियर है, फिर अपन एंड करते हैं सेशन। बताइए, डन है? अच्छा, किसको किसको चाहिए तुम ग्रुप का लिंक मुझे बताओ एक बार। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक किसको किसको चाहिए? फटाफट से बताओ मुझे, ताकि मैं भेज दूँ फिर तुम्हें जल्दी जल्दी से। और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, एक सेकंड दो, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें। 8 बजे आना है बाबा, गेस्ट पेपर करेंगे 8 बजे अपन, बहुत बढ़िया, ठीक है। 8 बजे क्या करेंगे अपन? गेस्ट पेपर। क्रिस्टल क्लियर सर, ठीक है सर। ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, मेरी मैराथन देख लो, या फिर एक काम करो ना, सिक्योरिटी का मेरा वो बना हुआ है, रिस्टार्ट वाली सीरीज, वो देख लो, उसमें समझ में आ जाएगा ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, मुझे एक सेकंड दो ताकि मैं तुम्हें लिंक भेज सकूं। एक सेकंड दो। ठीक है, भेज रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक भेज रहा हूँ और पेस्ट भी कर रहा हूँ। अरे कहाँ गया? ठीक है, मैंने पिन कर दिया, देखो दिख रहा है क्या? पिन कर दिया मैंने ऊपर। अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे डायरेक्ट ग्रुप में पहुंच जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये वाली पीडीएफ भेज रहा हूँ और बाकी सारी पीडीएफ अपलोडेड है उसमें ऑलरेडी, ठीक है। सर 8 बजे कैसे आएंगे सर? 8 बजे कैसे आएंगे सर सेंटर? वो मेरी दिक्कत है, मैं आ जाऊँगा, ठीक है सर। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट में समझाता हूँ, कब? 8 बजे समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट मुझे याद दिलाना, अभी मेरे को इफ्तारी का टाइम हो रहा है ना, मेरा रोज़ा है एक्चुअली, ठीक है। तो सुबह से खाया पिया नहीं है कुछ, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, इफ्तारी करके फिर निकल के आता हूँ। डन? रात में 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। चलो, आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है, इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को दिखाना, मुझे दिखाना, बहुत सारा प्यार। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना भाई, है ना। और मुझे कमेंट करके बताना कि आज वाली वीडियो कैसे लगी आप लोगों को। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।